आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शस हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 1978 में, 1980 में या 1985 में? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो किया गया था वह 1975 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, है ना? और 1975 में ही 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है आधिकारिक पहचान मिली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका दूसरा सवाल ये रहा, किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? आचार्य विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का मतलब नैतिकता और सच्चाई है, इसलिए धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूरोपीय संघ ने या आसियान ने? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, है ना? किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के अधिकार और समानता को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी। ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये रहा आपका चौथा सवाल, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को धर्म मानने की स्वतंत्रता नहीं है, या आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में इस चारों कथन में कौन सा कथन आपको लगता है सही है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है ना? भारतीय संविधान सभी नागरिकों को जो है समान मान्यता जो है देता है। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बेहद ही शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है निहित है किसमें है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? संप्रभुता का मतलब हो गया जिसके पास सबसे बड़ा निर्णय लेने की शक्ति हो और जिसके ऊपर कोई सत्ता ना हो, है ना? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संविधान में। किसमें? संविधान में, है ना? भारत में न राष्ट्रपति सर्वोच्च है और न प्रधानमंत्री। देश की पूरी असली शक्ति जो है किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है ना? सबसे पावरफुल देश का क्या है? तो संविधान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल, भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग में, 4 भाग में, 3 भाग में या 8 भाग में? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो है 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है आपका संगठित क्षेत्र और दूसरा है आपका असंगठित क्षेत्र, है ना? तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कच्चे माल का रूप बदलकर उसे उपयोगी वस्तु बनाया जाता है ना, इसलिए उद्योग जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र है। कृषि जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र है, जो कच्चा माल होगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और ये सेवा जो है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसको हम और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए 9वां सवाल को अब हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा जो है किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजा राम मोहन राय ने? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो नारा दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना। उन्होंने जो है समाज सुधार के लिए यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित हुआ? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में, या दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। सक्षमता परीक्षा 5 की तैयारी के लिए मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, है ना। एक बिल्कुल फ्री है और एक जो है आपका पेड है। फ्री ग्रुप में आपको सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो उस वीडियो का लिंक आपको फ्री ग्रुप में मिल जाएगा। और पेड ग्रुप में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो सवाल मैंने अभी करा रखा है और जो कराया है ना, इसमें उस सभी का पीडीएफ पूरे प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको रोजाना मिलते रहेगा, है ना, ताकि आप वीडियो देखने के बाद खुद से रिवीजन भी कर सके। अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर सीरियस हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को कवर करते हैं। 11वां प्रश्न आपका कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में, या 1928 में? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया। कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन आयोग में जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसी कारण पूरे देश में जो है साइमन कमीशन का जो है विरोध हुआ और नारा क्या लगा? साइमन गो बैक। क्या नारा लगा? साइमन गो बैक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1929 में, या 1936 में? तो किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1936 में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो थे वह कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे कौन? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लें। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में जो है पारित हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1937 के बेलगांव अधिवेशन में? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 15 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को या 5 अक्टूबर को? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मेन उद्देश्य जो है आपका पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, अजैव संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न, निम्न निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जल विद्युत, जल से जो विद्युत उत्पन्न होता है तो जल भी कभी खत्म नहीं होगा, तो जल विद्युत भी आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। पवन ऊर्जा, पवन से बनने वाला ऊर्जा, पवन भी कभी यानी हवा भी कभी खत्म नहीं हो सकता, तो ये भी आपका नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है ये आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा कौन ची? तो आपका कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जिसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और ये एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो अनवीकरणीय संसाधन है वो कौन होगा? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में या टोक्यो में? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। अच्छा, ये रियो डी जेनेरियो है किस देश में? ये है आपका ब्राजील में। किस देश में है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है ना? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और रियो डी जेनेरियो जो है किस देश में? तो ब्राजील देश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में। अच्छा, ये जोहान्सबर्ग है किस देश में? तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जोहान्सबर्ग किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक, चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, है ना। अफ्रीकी कन्वेंशन जो है किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक संसाधनों से हो गया, वन्य जीव से हो गया, वन से हो गया, जल और पर्यावरण संरक्षण से जो है संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद मिल सके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने जो आपको नंबर दिया था उस नंबर पर या तो आप कॉल कर लीजिए या तो व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।